Hello students, in this video we will continue further with structure of atom. Okay. In the previous video we had looked at cathode rays. हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था. ओके. एंड लेक्चर हम लोगों ने एंड ये यहाँ पे किया था कि हम लोगों ने ये कहा था कि अगर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करेंगे कहीं ना कहीं पे. एंड वही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दोज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ओके उनको हम लोगों ने इवेंचुअली नाम दिया प्रोटॉन. अच्छा, बट प्रोटॉन की डिस्कवरी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी. ओके, इस लेक्चर में शायद हम लोग उस डिस्कवरी तक पता नहीं पहुंचेंगे, बट अभी हम लोग वो बात करते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ओके, सो वी हैड द सेम सेटअप. ये आपकी ग्लास ट्यूब है. ओके, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं. वन इज कनेक्टेड टू the positive terminal of the high voltage source and the second one is connected to the negative terminal of the low voltage source. So ये प्लस है, ये माइनस है. ओके, हमने ये तो देखा ही था कि यहां से रेज इस डायरेक्शन में जा रही, मतलब इस डायरेक्शन में जो रेज जा रहे थे उनको हम लोगों ने नाम दिया कैथोड रेज. ओके, नाउ देयर वर आल्सो रेज व्हिच वर ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, एंड ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई तो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमें अलग अलग जगह पे ऐसे स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे. ओके, सो स्पॉट्स वेर ऑब्जर्व्ड ऑन द फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ठीक है, सो इट मेंट, इसका मीनिंग क्या था कि देयर वेर सम पार्टिकल्स, देयर वेर सम रेज विच वेर ट्रैवलिंग टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. Now, if these particles or these rays are traveling to the negative electrode, इन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, सो इन रेस को हमने नाम दिया, देयर वाज अ नेम गिवन टू दिस विच वाज कॉल्ड एज कैनल रेस और कनाल रेस. ओके, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी इन कैनल रेस की है कि दे हैव गॉट अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ द क्वेश्चन इज, ये पॉजिटिव चार्ज आता कहां से? तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो कैथोड रेस बन रहे थे, जो कैथोड रेस जो थे, जो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, वो कैथोड रेस वो कैसे बन रहे थे? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दोस कैथोड रेस? ओके, सो एक्सपेरिमेंट या लास्ट लेक्चर में जब कैथोड रे ट्यूब, ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे हीलियम गैस कंसिडर किया था. एंड मैंने आपको कहा था कि हीलियम जो एटम होता है वो इस तरह से होता है. You have proton in the nucleus and you have electrons over here. Okay. Now क्या होता है कि जब आप ये हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो ये साइड पे you have positive charges, ये साइड पे you have negative charges. Okay. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. A very strong electric field is created. Electric field is created. Okay. Now, when a very strong electric field is created, if you consider this helium atom, when you keep it over here, मान लो ये जो हीलियम एटम है, इस हीलियम एटम को मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ. दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. मैंने आपको ये बताया हुआ है, आई हैव टोल्ड दिस टू यू दैट व्हेनेवर यू कीप चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो चार्जेस एंड ये न्यूक्लियस के अंदर भी तो पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या होता है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सपीरियंस सच अ स्ट्रॉन्ग फोर्स कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के वजह से ना वो एटम से निकल जाता है एंड दे मूव टूवर्ड्स दीज पॉजिटिव चार्जेस. ये एनोड, ये हमारा एनोड है ना. So ये इलेक्ट्रॉन it moves towards anode. Similarly, this electron moves towards anode. Okay. So we say that कि what has happened is, ये जो हीलियम एटम पहले ऐसा था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. ओके, इधर एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या दोनों निकल जाएंगे. मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है. तो आप लोगों ने 9th या 10th में पढ़ा है, व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम,
On removing electron, it gets a positive charge. It gets converted into a cation, right? So basically ये जो आपका atom था, this now atom has got converted into an ion. इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन ऑफ गैस. सो वी से दैट दिस गैस इज आयोनाइज्ड. दिस गैस इज आयोनाइज्ड. ओके, सो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है वो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स है. ये इलेक्ट्रॉन जब ये साइड पे मूव करता है एंड ये जो आपके कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, दीज कैथोड रेज आर ऑब्वियसली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो आप हाइड्रोजन को ही, आप हीलियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करो, कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस करो, ऑक्सीजन से रिप्लेस करो, कैथोड रेज विल ऑलवेज बी मेड अप ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. बट ये जो आपके एनोड रेज है या कैनल रेज, जिसको हम लोग कैनल रेज कहते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, दोज पॉजिटिव चार्जेस दे आर आइदर मेड अप ऑफ दिस न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आइदर दिस इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस. सो आई कैन से कैनल रेज दे आर आइदर मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस, या फिर आप अगर जो एक इलेक्ट्रॉन हटाते हो, देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन हटाया है तो यहां पे एक पॉजिटिव कैटायन बच गया ना, करेक्ट. एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद जो भी बचेगा दैट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, जो भी आयन बचेगा दैट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. सो ये कैनल रेज कैन ऑल्सो बी मेड अप फ्रॉम दीज पॉजिटिव आयंस और कैटायंस. ओके, सो आई कैन नाउ राइट दिस. कैनल रेज जो होता है कैनल रेज आर मेड फ्रॉम आइदर न्यूक्लियस or positive ions, that is cation. Okay, now due to this, हर एक एटम का न्यूक्लियस अलग है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस, यहां पे मैं कुछ न्यूक्लियाई बनाता हूं. when we talk of hydrogen nucleus, it has got only one proton. when you talk of helium nucleus, so it has got two protons. When you talk of lithium, it has got 3 protons. When you talk of beryllium, it has got 4 protons. So we know that these canal rays are made up of nuclei, but ये हर एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो अलग होता है. तो कैनल रेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, दोज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेम ना. द पार्टिकल्स ऑफ कैनल रेज are different for different types of gases. I hope you have understood this. अच्छा, moreover क्या होगा, if we take an example of helium, तो हीलियम के केस में हमें यह पता है कि हीलियम के केस में there are 2 electrons, तो there is a possibility that बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. And what you will get is a positive ion which will have +1 charge. Okay, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटाने से आपको +1 चार्ज मिलता है, आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है. There is also a possibility कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे. So if you remove 2 electrons, तो जो भी आपका आयन बचेगा, that ion will have how much charge? So on removing, so if you have helium, there are 2 possibilities. You can remove 1 electron और यू कैन रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकता है ना. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हुई एंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो आप हीलियम गैस को भी यूज करके आप 2 टाइप के आयन जनरेट कर सकते हो. फर्स्ट टाइप का जो आयन होगा इट विल हैव अ चार्ज ऑफ +1. सेकेंड टाइप का जो आयन होगा इट विल हैव अ चार्ज ऑफ +2. सो बेसिकली एक तो इफ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस तो आपके पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे. इवन इफ यू हैव सेम टाइप ऑफ अ गैस बट स्टिल यू कैन गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. डिफरेंट पार्टिकल्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सेम गैस. दैट इज दे कैन हैव डिफरेंट चार्जेस. ओके, कैथोड रेज में ऐसा नहीं था. कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स थे, कैथोड रेज में सारे पार्टिकल्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स ही थे.
तो कैथोड रेज वेर ऑल सेम, सारे कैथोड रेज वेर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप गैस चेंज करो तो भी हर टाइम आपको जो कैथोड रेज मिल रहे थे दे वेर ऑल सेम, उनके पार्टिकल्स भी सारे सेम थे। बट व्हेन वी टॉक ऑफ कैनल रेज आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड कैटायंस। अब हर एक गैस का न्यूक्लियस अलग होगा, सिमिलरली जो कैटायंस जनरेट होंगे वो डिफरेंट हो सकता है। तो कैनल रेज जो थे, दोस कैनल रेज वेर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स which were not same, those particles were different. For different gases, for same gas, you were getting different types of particles. Okay, बस ये conclude हुआ कि there is also somewhere positive charge inside an atom. So negative charge तो है ही electrons के वजह से, but उसी तरह से atoms के अंदर positive charge भी exist करता है. So I'll write positive charge also exists inside the atom. Okay, fine. So यहां तक अब फिर आगे जाके ये प्रूव हुआ कि प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करता है. ओके, सो न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है जो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया. ओके, एंड वो पॉजिटिव चार्ज जो आता है वो कुछ पार्टिकल्स के वजह से आता है. उन पार्टिकल्स का नाम हम लोगों ने दिया प्रोटॉन. ओके, फिर उसके बाद अच्छा मैथमेटिकल मॉडल्स के बेसिस पे ये भी प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर बस प्रोटॉन्स होंगे तो न्यूक्लियस जो होगा वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाएगा. बट हमें पता है कि न्यूक्लियस इज यूजुअली स्टेबल, तो टू मेक न्यूक्लियस स्टेबल बस पॉजिटिव चार्जेस इनफ नहीं है. सो इट वाज प्रूव्ड दैट देयर आल्सो हैव टू बी सम न्यूट्रल पार्टिकल्स, एंड इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, जो प्रोफेसर कैडविक ने डिस्कवर किया इन 1932. प्रोफेसर कैडविक. अब आप सोचो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करना तो भी सिंपल है, क्योंकि प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके इनका चार्ज, इनका साइज, इनका मास, ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो. बट न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन. सो यू कैन नॉट यूज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू स्टडी न्यूट्रॉन्स. सो न्यूट्रॉन को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी की यूज की. वी मेड द यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, यूरेनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. ओके, सो रेडियो एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है कि कुछ एटम्स ऐसे होता है कि जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. न्यूक्लियस आर अनस्टेबल. ओके, एंड ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये कई बार अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स एमिट करता है. एंड इस रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करके इट वाज प्रूव्ड दैट कि न्यूट्रॉन्स आल्सो एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, सो नाउ अब ये कंक्लूड हो गया कि हर एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स तो होते ही होता है. इलेक्ट्रॉन्स, you have protons and you have neutrons. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव, एंड ये नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू होती है दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. ओके, प्रोटॉन्स जो होता है, प्रोटॉन्स हैव गॉट द पॉजिटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स पे भी चार्ज सेम होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. नाउ ये जो चार्ज है इसको सिग्निफाई, इसको कहा जाता है ई, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दिस चार्ज इज -E, दिस चार्ज इज +E. ओके, एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स दे हैव 0 चार्ज. ओके, नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है हम लोगों ने देखा दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kgs. उस कंपैरिजन में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास काफी ज्यादा होता है, मतलब
almost, I can say mass of protons is almost 1850 times mass of electron. So किसी भी एटम में हम लोग यही मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है. ओके, जो भी मास आता है वो मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के वजह से आता है. सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, दो न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है. इट इज अ बिट हैवियर. ओके, सो आई शो यू सम ऑफ द नंबर्स. एक टेबल में आपको दिखाता हूँ वापस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जो इनके प्रॉपर्टीज को कंपेयर करता है. ओके, सो यू हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. इनको ये सिंबल्स यूज किए जाता है. यू कैन सी दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज एग्जैक्टली सेम, बस एक पे प्लस है एक पे माइनस है. अच्छा, रिलेटिव चार्ज क्या होता है? ई को हम लोग 1 असाइन करते हैं. ई इज असाइंड एज 1. सो दिस चार्ज इज सेम एज ई, राइट? तो इसलिए आप इसको -1 लिखते हो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है. इसको आप +1 लिखते हो. एंड न्यूट्रॉन पे देयर इज अ 0 चार्ज. आप मासेस कंपेयर करो. दिस इज 9.11 into 10⁻31 kg. That is 1.672 into 10⁻27. This is 1.674. तो 1.67 तक तो दोनों सेम ही है. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग सेम होता है. ओके, बस न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज अ बिट हेवियर, थोड़ा सा हेवी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन. बट आप अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म में इलेक्ट्रॉन का मास आप लगभग 0 मानते हो एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास आप 1 मानते हो. ठीक है, सो आई होप ये चीजें जो है ये नंबर्स आपको याद रहेंगे. एटलीस्ट 1.67 यहां तक ही याद रखो. 1.67 into 10⁻27. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स. अब ये तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये तो पता चल गया कि कौन कौन से पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं किसी एटम के अंदर. ओके, बट एटम का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा है वो फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए. आप लोगों ने 9th एंड 10th में ये पढ़ा है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. सो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था या सबसे पहला जो मॉडल था दैट वाज सर जे थॉमसन्स मॉडल. सर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी. इट वॉज डिस्कवर्ड, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, उस टाइम पे अभी प्रोटॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे. प्रोटॉन्स वेरंट डिस्कवर्ड टिल दिस टाइम. सो सर जे थॉमसन ने ये सोचा कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही अब तक डिस्कवर हुए हैं तो ये जो एटम का मॉडल होता है, ये एटम जो होता है ये वाटरमेलन की तरह दिखता है. ओके, या फिर आपको कपकेक्स होते हैं ना, कपकेक्स की तरह दिखता है. मतलब पुडिंग मॉडल आप कहते हो. ओके, कपकेक्स हो गए. सो यहां पे क्या होता है कि बेसिकली लेट्स से वाटरमेलन आपका कैसे दिखाई देता है. यू हैव दिस सर्कल. वो रेड कलर का जो पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं, इन्होंने ये कहा सर जे थॉमसन ने that red part is nothing but your positively charged cloud. This is your positively charged cloud. And इसके अंदर जो seeds होते हैं, दो seeds are like electrons जो अलग अलग जगह पे distributed है. Uniformly atom के अंदर they are distributed. So according to Sir J.J. Thomson, ये positively charged cloud and negatively charged electron eventually एक दूसरे को cancel out कर देता है and इसलिए आपका overall atom जो होता है वो neutral होता है. Okay. अच्छा, he also said a very very important thing. He said that because ये positively charged cloud ये distributed है ना हर जगह पे, you can see that ये पूरे जैसे रेड कलर का पार्ट वाटरमेलन के अंदर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे ये पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड inside the atom. Okay. Similarly, ये negatively charged electrons, they are also uniformly distributed, and moreover
जो एटम का मास है, दिस मास इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली distributed. So according to Sir J.J. Thomson, the charge and the mass, both these things are uniformly distributed inside the atom. He also gave us the radius of an atom. He said that the radius of the atom is approximately equal to 10 raised to minus 10 meters. यह atom की radius है. Okay. नाउ इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी. ओके, बट फिर जब आगे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो इट वाज फाउंड दैट कि ये जो दोनों चीजें है कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये गलत है. दिस इज नॉट राइट. चार्ज एंड मास आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बेसिकली पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक जगह पे कहीं पे तो वो लोकेटेड है. अभी आपने पढ़ा है, दिस वाज प्रूफ बाय सर रुदरफोर्ड. ओके, तो अब हम लोग रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. ओके, सो ये जो रुदरफोर्ड मॉडल होता है, ये रुदरफोर्ड मॉडल क्या होता है? सो बेसिकली पहले ये एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करता है. सो देयर वाज अ गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतला सा गोल्ड का फॉइल था, बस 200 एटम्स जितना थिक होगा ये. ओके, so it's a very thin gold foil. okay, and इस गोल्ड फॉइल पे हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया. अब ये अल्फा पार्टिकल्स एग्जैक्टली क्या होता है? ये अल्फा पार्टिकल्स की अगर जो हम लोग बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल्स होता है, दीज आर नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियर, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम. अब जब आप हीलियम के न्यूक्लियस की बात करते हो तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं एंड देयर आर 2 न्यूट्रॉन्स. ओके, ना हर एक प्रोटॉन का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, मास जो होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1 u एंड मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 1 u. सो टोटल मास ऑफ दिस हीलियम न्यूक्लियस इज टोटल, देयर आर 2 + 2 4 पार्टिकल्स, सो इट इज 4u एंड द चार्ज इज गिवन टू यू एज, सी न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, जो भी चार्ज आपका होता है वो प्रोटॉन पे ही होता है. सो चार्ज विल बी 2 times e, दैट इज 2 × 1.6 × 10 raised to minus 19 coulombs. ये चार्ज है. ओके, सो वी यूजुअली से द मास इज 4u, द चार्ज इज +2. ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है क्योंकि देयर आर ओनली प्रोटॉन्स इनसाइड दिस, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. एंड इस न्यूक्लियस को कहा जाता है, दिस बिकम्स योर अल्फा पार्टिकल. ये हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, इट इज अल्फा पार्टिकल. सो जब हम लोग ये हीलियम न्यूक्लियस ये गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करते हैं तो ये सारे आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं. एंड आपको पता है कि जैसे ये यहाँ पे टकराता है, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू अनडेविएटेड. ओके, एंड व्हेन दे पास थ्रू अनडेविएटेड, ये प्रूव होता है कि आपका जो एटम है, एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी. ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो डिविएट हो जाता है. ओके, एंड देयर आर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो एग्जैक्टली हिट करने के बाद दे कम बैक अलोंग द सेम पाथ. ओके, नाउ इससे हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले. बिफोर वी गो ऑन टू कंक्लूजन्स, क्वेश्चन इज ये अल्फा पार्टिकल आपको मिलता कहां से? सो यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है. रेडियो एक्टिव मैंने आपको बताया, ये वो मटेरियल्स होता है जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है. तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से ये जो अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट होता है. ठीक है, हाँ, इन अल्फा पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्रीन रखी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एंड इन अलग अलग पॉइंट्स पे ये जो इम्प्रिंट हो रहा था तो उसके बेसिस पे हमें ये चीजें पता चली. ओके, सो जहां जहां पे अल्फा पार्टिकल्स हिट कर रहे थे वहां पे मतलब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे मार्किंग्स क्रिएट हो रही थी. एंड उन मार्किंग्स को स्टडी करके रुदरफोर्ड ने एटम के लिए, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डिराइव किया था. ओके, सो इट इज सिमिलर टू दैट. मान लो कि आप, इट वॉज अ ह्यूज अचीवमेंट, वेरी 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 ह्यूज अचीवमेंट. ओके, आपको अगर जो ये चेक करना है कि ये अचीवमेंट कितना बड़ा है,
तो आप इमेजिन करो कि एक ग्रिल है, आपके विंडोज पे जो ग्रिल होती है ना, ये ग्रिल है, ओके। ग्रिल का मान लो कुछ ऐसा शेप है, मान लो ऐसा एक ग्रिल का शेप है, आपको पता नहीं ये शेप कैसा है, आपके आंखों पे पट्टियां बांध दी है, ओके। पट्टियां बांधने के बाद आपके हाथ में ना बहुत सारे चॉक पार्टिकल्स दिए जाते हैं एंड चॉक पार्टिकल्स को आप इस ग्रिल पे फेंकते हो, ओके। तो काफी सारे चॉक पार्टिकल्स तो बाहर निकल जाएंगे, तो वो जो गिरे हुए चॉक पार्टिकल्स है, उन गिरे हुए चॉक पार्टिकल्स को देख के आपको इस ग्रिल की जो डिजाइन है वो गेस करनी है। आप खुद ही सोचे, इट वुड बी सो डिफिकल्ट, ये कितना डिफिकल्ट टास्क होगा। एंड रुदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ ये इतना डिफिकल्ट टास्क जो है वो परफॉर्म कर दिया, ओके। इसके स्टूडेंट्स जो थे वो थे हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्टसन, ओके, मार्टसन, ये 2 इसके स्टूडेंट्स थे। एंड इन 2 स्टूडेंट्स को यूज करके, इन 2 स्टूडेंट्स की हेल्प लेके इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया एंड लुकिंग एट दीज अल्फा पार्टिकल्स, लुकिंग एट द स्क्रीन, इन्होंने एटम का जो एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इन्होंने हमें प्रपोज किया कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ओके। दैट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज कॉल्ड एज प्लैनेटरी मॉडल। नाउ प्लैनेटरी मॉडल कैसा होता है कि सन बीच में होता है और प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी तरह से ये जो मॉडल था ये इसी टाइप का मॉडल था कि बेसिकली यू हैड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन जिसको इन्होंने डिफाइन किया न्यूक्लियस एट द सेंटर। सो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ऑलमोस्ट एंटायर मास इज ऑल्सो लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। सी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, एंड न्यूक्लियस के आसपास फिर इन्होंने कहा कि रुदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। अच्छा, हमने वैसे ही पढ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट 0 U एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है दैट इज 1 U। सो एटम का जो भी मास आता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका मास तो ऑलमोस्ट 0 है। तो द एंटायर मास ऑफ द एटम is because of protons and neutrons which are located inside the nucleus. This nucleus is a very small region. The radius of the nucleus is approximately equal to 10 raised to minus 15 meters. Okay, 10 raised to minus 15 meters. Nucleus इतना छोटा होता है एंड सारा जो मास होता है इस न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। सो न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, is extremely dense. न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इट इज एक्सट्रीमली डेंस। टू गिव यू अ रफ अप्रोक्सीमेशन, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इट इज रफली इक्वल टू कितनी होगी पता, मास विच इज लेट्स से, एक मान लो हाइड्रोजन न्यूक्लियस की ही बात करें तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस की रफली जो डेंसिटी होगी that will be 10 raised to minus 27 divided by 10 raised to minus 45. So this is 10 raised to 18 kg per meter cube. वाटर की डेंसिटी होती है 10 raised to 3 kg per meter cube. So न्यूक्लियस जो होता है वो इतना ज्यादा हैवी होता है, ओके। सो सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ओके। नाउ आई जस्ट शो यू द डायग्राम ओवर हियर। ये डायग्राम आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि ये रुदरफोर्ड मॉडल का डायग्राम है। दिस इज अल्फा पार्टिकल, ये लेड प्लेट है, ओके। लेड प्लेट काफी सारे कुछ अल्फा पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब कर देता है, सो कुछ ही बचे हुए अल्फा पार्टिकल्स जो है वो आगे चले जाते हैं, ओके, फाइन। अच्छा, यहाँ पे लेड प्लेट के अंदर एक छोटा सा होल दिया होता है, तो होल का काम क्या है, वही है कि लेड प्लेट बाकी सारे अल्फा पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब कर देगा, बस जो एक सीधे अल्फा पार्टिकल्स जो ऐसे सीधे जाएंगे वही अल्फा पार्टिकल्स ऐसे इस होल से पास हो पाएंगे एंड दे विल गो स्ट्रेट, ओके। सो लेड प्लेट का काम होता है इन अल्फा पार्टिकल्स को बस एक ही डायरेक्शन में जाने देना। देन यू हैव अ गोल्ड प्लेट, गोल्ड फॉइल, यहां से फिर ये जो है यू कैन सी दैट
ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इम्प्रिंट हो रहा है, कुछ यहाँ पे जा रहा है. सो दिस इज योर फोटोग्राफिक प्लेट. एंड इस प्लेट को देख के इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एटम का स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया. दैट वाज अ ह्यूज थिंग. ओके, सो प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट. टेक्स्ट बुक का ये पढ़ो, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है. सो ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल. एंड इसको करेक्ट करने के लिए फिर जो नेक्स्ट मॉडल आया दैट वाज बोर्स मॉडल, जो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर. मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, शायद ये आपको पता ही होंगी ऑलरेडी. सो when we talk of atomic number, it is simply equal to number of protons or number of electrons. atomic number के लिए आप z ये वेरिएबल यूज करते हो. ओके, सो इट ऑलवेज गिव्स यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर आता है एटॉमिक मास नंबर. एटॉमिक मास नंबर के लिए हम लोग ए ये वेरिएबल यूज करते हैं. एटॉमिक मास नंबर इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इट इज z प्लस n. सो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दैट इज a माइनस z. दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, उसके बाद there is something called as isotopes. Isotopes क्या होता है? Isotopes are the atoms which have got same atomic number, same value of Z, but different atomic mass number, different atomic mass number. And atomic mass number different क्यों आता है? Because of different number of protons. Because of different number of neutrons. See, ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपने ये पढ़ा है ऑलरेडी. You have already studied this. Okay. So isotopes have same atomic number but different atomic mass number. फिर आते हैं isobars. Isobars have same atomic mass number but different atomic number. See, atomic number जो होता है ना, वो atomic number is the fundamental property, okay, of any atom. So we will stop over here. Next video में ये चीजें आगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे. चलो बाय.